हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं सेशन नंबर 63। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 62 में दिया था। तो प्रश्न यहाँ पर, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह यूरोप में स्थित है। अल्पाइन देश में शामिल यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? तो वे देश हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिकेंस्टीन, मोनाको, स्लोवानिया और स्विट्जरलैंड। CSTO का पूरा नाम क्या है? यह कब लागू हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, 2002 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय मॉस्को में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? वह किस राज्य में स्थित है? 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह असम राज्य में स्थित है। किस वर्ष से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे वे टॉपिक यहाँ पर रेड सैंडर्स या फिर रेड सैडलवुड, वीर बाल दिवस, साहिबजादे, गेटवे ऑफ हेल तुर्कमेनिस्तान, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। इन 4 टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है रेड सैंडर्स। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने रेड सैंडर्स या फिर रेड सैडलवुड को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। वर्ष 2018 में इसे संकट निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया था, मतलब नियर थ्रेटेंड की सूची में इसको डाला गया था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का यह वृक्ष दिखाई देता है। यदि हम इस वृक्ष के परिचय की बात करें तो यह प्रजाति पाट्रोकार्पस सेंटलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जिसकी पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्र में स्थानिक है। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा परती भूमि में उगते हैं। ये क्या खतरा का सामना करना पड़ता है इसे? तो तस्करी, वागनामी, मवेशी चराने और अन्य मानव जनित खतरों के साथ साथ अवैध कटाई इसका कारण है। रेड सैंडर्स जो अपने समृद्ध रंग और चिकित्सकीय गुणों के लिए जाने जाते हैं, पूरे एशिया में विशेष रूप से चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधीय उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प तथा संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट 2 में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भी अनुसूची 2 में इसे रखा गया है। सैंडलवुड स्पाइक रोग भी हो जाता है। तो यह रोग किस प्रकार का होता है? यह एक संक्रामक रोग है जो कि फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। फाइटोप्लाज्मा पोथों के ऊतकों के जीवाणु परजीवी है जो कीट वेक्टर द्वारा संचरित होते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे तक संचरण में शामिल होते हैं। अभी तक इसके संक्रमण का कोई इलाज नहीं खोजा गया है। वर्तमान में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटने और हटाने के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है। यह रोग पहली बार 1899 में कर्नाटक के कोडागु जिले में देखा गया था। इसे वर्ष 1903 और 1916 के बीच कोडागु तथा मैसूर क्षेत्र में 10 लाख से अधिक चंदन के पेड़ को इस रोग से काटा गया था और उसे हटा दिया गया था। अगला टॉपिक है यहाँ पर वीर बाल दिवस। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस के रूप में इस दिन को क्यों चुना गया है? तो इस तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद जो कि पंजाब में स्थित है में 6 और 9 साल की उम्र में मारे गए थे और शहीद हो गए थे। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से एक है। मुगल सैनिकों ने सम्राट औरंगजेब 1704 में आदेश पर आनंदपुर साहिब को घेर लिया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया था। यहाँ पर मुगल बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी। उन दोनों ने इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें मौत की सज़ा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों से दीवार में चुनवा दिया गया था। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को स्वीकार करना पहले प्राथमिकता समझी थी। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो 10 सिख गुरुओं में से वे अंतिम गुरु थे जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था।
उनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी 9वें गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें गुरु बने थे। वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी। योगदान की बात करें तो धार्मिक योगदान में उन्हें सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें बालों को ढकने के लिए पगड़ी भी शामिल है। उन्होंने खालसा या 5 क के सिद्धांत को स्थापित की थी। 5 क तो क मतलब केश, बिना कटे हुए बाल, कंघा लकड़ी की कंघा, कारा लोहे या स्टील का ब्रेसलेट, कृपाण, डैगर और कचेरा जो कि छोटे जांघिया होता है, इसको इन्होंने स्थापित किया था। ये आस्था के 5 प्रतीक हैं जिन्हें एक खालसा को हमेशा धारण करना चाहिए। उन्होंने खालसा योद्धाओं के पालन करने हेतु कई अन्य नियम भी निर्धारित किए, जैसे कि तंबाकू, शराब, हलाल मांस से परहेज करना। खालसा योद्धा निर्दोष लोगों को उत्पीड़न करने से बचने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इन्होंने इसकी भी सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब मतलब खालसा और सिखों के धार्मिक पुस्तक को दोनों समुदायों का अलग गुरु घोषित किया था। इन्होंने सैन्य सेना को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने वर्ष 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ युद्ध किया। आनंदपुर 1704 में युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मां और 2 नाबालिग बेटों को खो दिया था, जिन्हें मार दिया गया था। उनका बड़ा बेटा भी युद्ध में मारा गया था। साहित्य में योगदान की बात करें इनकी तो उनके साहित्य योगदान में जाप सहित बेंती चौपाई, अमृत सवाई आदि शामिल है। उन्होंने जफरनामा भी लिखा जो कि मुगल सम्राट औरंगजेब को एक पत्र था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका योगदान था पूरे सिख समुदाय में और किस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया भारत को आज़ाद कराने में भी और भारत को स्वतंत्र रखने में, मुगलों से लड़ाई में। तो इनका योगदान हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये एक भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। अगला टॉपिक है यहाँ पर गेटवे ऑफ हेल तुर्कमेनिस्तान। तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने विशाल प्राकृतिक गैस भंडार दरवाजा गैस क्रेटर, जिसमें से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण मौजूद है, में अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है। दरवाजा गैस क्रेटर को गेटवे टू हेल के रूप में भी जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान को मीथेन रिसाव का केंद्र माना जाता है। वर्ष 2019 में तटवर्ती तेल और गैस परिचालन में 50 सबसे गंभीर मीथेन गैस रिसावों में से 31 तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह एरिज़ोना में मौजूद सभी कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर जलवायु प्रभाव डालता है। यह मीथेन रिसाव की गंभीरता क्यों आवश्यक है समझना, तो यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब पृथ्वी की सतह पर मौजूद ओजोन, जो कि एक खतरनाक वायु प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैस है, के निर्माण में मीथेन का प्राथमिक योगदान होता है, जिसके संपर्क में आने से प्रतिवर्ष 1 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। मीथेन भी एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कि 20 साल की अवधि में यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को 80 गुना अधिक गर्म करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नुकसानदायक है पूरे के पूरे वायुमंडल के लिए। अगर हम इस ग्रेटर के बारे में बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान स्थित है। उस रेगिस्तान में यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। क्रेटर देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण का केंद्र बन गया है। 2018 में देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक, शाइनिंग ऑफ काराकुम कर दिया था। क्रेटर की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह एक रहस्यमय घटना है। हालांकि इसके उत्पन्न होने में भौतिक रूप से मनुष्य का ही योगदान रहा है। तो सोवियत भूवैज्ञानिक काराकुम रेगिस्तान में तेल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे जब उनकी गलती से प्राकृतिक गैस में एक पॉकेट से प्रकृति ढह गई और 3 विशाल सिंक होल बन गए। सिंक होल जमीन में एक अवसाद है जिसमें कोई प्राकृतिक बाहरी सतह जल निकासी नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भूजल द्वारा अंतर्निहित चूना पत्थर के आधार को भंग कर देते हैं। उत्पत्ति का विवरण वास्तव में ज्ञात नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यह कहा जाता है कि क्रेटर 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि क्रेटर वर्ष 1960 के दशक में बनाया गया था, लेकिन 1980 के दशक तक इसमें कोई भी आग नहीं लगाई गई थी। यह भी कहा जाता है कि सोवियत शासन के दौरान तेल और गैस बहुत महंगी हो गई थी, इसलिए क्रेटर बनाया गया। बंद करने के कारकों की अगर हम बात करें क्यों इसको बंद किया जा रहा है, तो यह पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की हानि और लोगों की भलाई में सुधार हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय काराकुम में उप समृद्धि के त्वरित औद्योगिक विकास में यह बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको बंद करने का फैसला किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो आग है वो किस प्रकार से प्रकृति, इंसान और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रही है। दोस्तों अगला टॉपिक यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो हाल ही में थाईलैंड के एक बूचड़खाने में एकत्र किए गए सतह के स्वाब के नमूने में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पता लगाया गया है। तो यह क्या है? तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अगर हम बारे में बात करें, यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू तथा जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होता है। रोग के अन्य लक्षणों में तेज बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, त्वचा के रक्तस्राव, उल्टी और दस्त शामिल है। ये पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका और यूरोप, दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन के कुछ हिस्सों में प्रकोप की सूचना मिली थी यहाँ पर। हालांकि हाल के दिनों में 2007 में अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू एवं जंगली सूअरों में यह बीमारी पाई गई है। 2021 में भारत में भी इस प्रकार के मामलों का पता लगाया गया था। इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है और चूंकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अतः इससे संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है इन जानवरों को मारना। अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता है क्योंकि वह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है, ऐसा भी जानकारी से प्राप्त हुआ है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक बीमारी है जिसके संदर्भ में तुरंत OIE को सूचना देना आवश्यक होता है। क्लासिकल स्वाइन फीवर की अगर हम बात करें तो क्लासिकल स्वाइन फीवर को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सूअरों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है। यह दुनिया में सूअरों से संबंधित आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानिकारक महामारी है और संक्रामक रोगों में से एक है। यह फ्लेविरिडी फैमिली के जीनस पेस्टी वायरस के कारण होता है जो कि इस वायरस के निकटता से संबंधित है तथा मवेशियों में बोवाइन संक्रमित डायरिया और भेड़ों में बॉर्डर डिजीज़ का कारण बनता है। इसमें मृत्यु दर 100% होती है। यहाँ पर हाल ही में IVR ने एक सेल कल्चर CSF वैक्सीन विकसित की है जिससे विदेशी स्ट्रेन से लेपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस का उपयोग किया जा सकता है और किया जा रहा है इस रोग के लिए। यह एक टीका है जो कि टीकाकरण के 14वें दिन से लेकर के 18 महीनों तक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें तो यह दुनिया भर में ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO करता है। तो यह दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदायी एवं अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में कुल 182 देश इसमें शामिल है और भारत भी इसका सदस्य है। यह नियमों से संबंधित मानव दस्तावेज विकसित करता है जिनके उपयोग से सदस्य देश बीमारियों और रोगजनकों से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं और इसमें एक क्षेत्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता भी बनाई गई है। इसके मानकों को विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा संदर्भित संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पर इसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है जो कि पेरिस में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक को डिस्कस किया है, इन 4 टॉपिक से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर पौधों में होने वाला सैंडलवुड स्पाइक रोग किस प्रकार का रोग है और यह रोग किसके कारण होता है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? गेटवे ऑफ हेल किस देश में स्थित है? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू सर्वप्रथम अफ्रीका में कब देखा गया था? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में देशों की संख्या कितनी है तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये सारे वीडियोस यदि आप लोगों को लाभदायक साबित होते हैं तो आप इन्हें खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।